हेलो दोस्तों, मैं कमलेश मौर्य आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग प्रकाशिकी के अंतर्गत जो दर्पण सूत्र होता है उसके बारे में आज हम लोग का चर्चा करने वाले हैं। इसके पहली क्लास में मैंने बताया था दर्पण सूत्र में कि अगर कोई अवतल दर्पण होता है तो अवतल दर्पण के लिए जो दर्पण सूत्र होता है वो उसका डेरिवेशन हम लोग किस प्रकार से करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो उत्तल दर्पण होता है उस उत्तल दर्पण के लिए जो दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है, इस फार्मूले के डेरिवेशन को आप आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक ना। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक उत्तल दर्पण को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो आप लोग कि मैंने एक यहाँ पे उत्तल दर्पण को क्या कर लिया है, बना लिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि यह एक ए बी वस्तु है और आपको पता है कि जब यह ए बी एक वस्तु है तो यहाँ से मैंने दो प्रकाश किरण को लेके गया है। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो आप बताओ कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो अगर अवतल दर्पण होगा तो इसका मतलब फोकस से जाएगी, और अगर मैं पूछूं कि अगर उत्तल दर्पण होगा तो आपको बताओगे फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो आप देख सकते हो कि जो परावर्तन के पश्चात जो यह प्रकाश की किरण है, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह फोकस से होकर इस प्रकार से क्या हो रही है, जा रही है। दूसरी प्रकाश किरण मैंने किससे लेके गया है, वक्रता केंद्र से लेके गया हूं। तो आप कह सकते हो कि जो दूसरी प्रकाश किरण इस प्रकार से वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, और जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात भी वक्रता केंद्र से जाती हुई, या कह सकते हो वक्रता केंद्र से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो आप कह सकते हो जो यह प्रकाश किरण होगी यह वक्रता केंद्र से अगर आती हुई, या कह सकते हो अगर मैं वक्रता केंद्र से अगर इस प्रकाश की किरण को लेके जा रहा हूं तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। और आपको पता है कि जहां पे दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे से प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पे वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो आपको यहाँ पे पता है कि जो यह परावर्तित किरण है और जो यह परावर्तित किरण है यह इसी बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो जो ए बी वस्तु है इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब आप देखो यहाँ पे ए डैश बी डैश क्या है, बन गया है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे इस सूत्र को निकालने के लिए मैंने क्या किया है, एक रचना किया है। अब रचना में क्या किया कि जो बिंदु यहाँ पे इसका नाम दे दो, या ए है, बी है, और इस बिंदु का क्या नाम दे दो, तो इस बिंदु का नाम दे दो सी, और यहाँ पे जो लंब डाल इसको मान लो क्या है, डी है। इस प्रकार से क्या करो, रचना करो आप। तो मैंने रचना में क्या किया है कि जो बिंदु सी था इस बिंदु सी से, और आप कह सकते हो जो यह मुख्य अक्ष था इस मुख्य अक्ष पे मैंने यहाँ पे लंब डाल दिया है, और इस लंब का नाम क्या बोलोगे आप लोग, सी डी है, ठीक ना। अब देखो कैसे इसका प्रूव करना है तुमको। यहाँ पे लिखो सबसे पहले त्रिभुज। अब देखो एक बड़ा सा त्रिभुज तुमको दिखाई दे रहा, वो बड़ा सा त्रिभुज क्या है, आप कह सकते हो बी ए सी, बी ए सी, एक बड़ा सा त्रिभुज तुमको दिखाई दे रहा है। तो इस त्रिभुज को नाम दोगे तुम लोग त्रिभुज बी ए सी। और अब इस त्रिभुज को देखने के बाद तुमको क्या करना है, जो त्रिभुज बी ए सी को देखे हो, आप यहाँ पे देखो एक छोटू सा त्रिभुज बना है, क्या, बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी। अब इस त्रिभुज को ले लो, तो यहाँ पे लिखोगे तुम लोग त्रिभुज बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश सी में। और अगर इन दो त्रिभुजों को लेते हो तुम लोग तो आप एक बात देख पा रहे हो कि यहाँ पे यह वाला एंगल कितना है, दोनों त्रिभुज इस वाले एंगल में आपको पता है इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री है, और यहाँ पे इस त्रिभुज में देखो तो यह वाला कोण 90 डिग्री है। इसका मतलब यह कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। और अगर इस वाले कोण को देखो आप लोग तो जो यह वाला कोण है जब हम लोग बड़े वाले त्रिभुज को ले रहे हैं तभी भी यह वाला कोण आ रहा है, और जब बी डैश ए डैश सी को ले रहे हैं तभी भी यह कोण आ रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो कोण सी है यह कोण क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। और अगर उभयनिष्ठ कोण है इसका मतलब आप कह सकते हो कि यह जो दोनों कोण है, यह जो यह कोण है यह दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, और जो यह कोण है इस और इस कोण के क्या बराबर है। तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि जो दोनों त्रिभुज होगा यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होगा, समरूप होगा। और आपको पता है कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है।
जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो जो त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं जो होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसी कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ठीक ना। तो आप कह सकते हो त्रिभुज BAC समरूप होगा त्रिभुज B डैश A डैश C के। अगर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि BA और बट्टे पे क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हो B डैश A डैश और इक्वल टू क्या बताओगे। अब देखो CA या AC कुछ भी लिख सकते हो, दूरी है तो आप लिख लो CA और बट्टे पे क्या बताओगे CA डैश, तो यहाँ बताओगे CA डैश, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे मैंने सबसे पहले दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे के समरूप दिखाया है और जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 है, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, जिस प्रकार से तुम यहाँ पे त्रिभुज CAB या BAC को लिए हो उसी प्रकार से आप B डैश A डैश C को लिए और इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाए हो, समरूप दिखाए हो। सेम उसी तरीके से आप देखो क्या करो, आप यहाँ पे एक त्रिभुज दिखाई दे रहा CDF इस त्रिभुज को लो, तो यहाँ पे लिखोगे तुम लोग त्रिभुज CDF और यहाँ पे क्या लोग है CDF और यहाँ पे बताओगे B डैश A डैश F इस त्रिभुज को ले लो, तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज B डैश A डैश F में। और इन दोनों त्रिभुजों को देखो तुम लोग तो क्या दिखाई दे रहा है कि यह वाला एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पे कोण भी 90 डिग्री, इसका मतलब यह कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। और जो यह वाला कोण है, जो यह वाला छोटू सा कोण दिखाई दे रहा है, यह कोण तो है इस बड़े त्रिभुज में भी आ रहा है, इस छोटे वाले त्रिभुज में आ रहा है। इसका मतलब यह कह सकते हो यह कोण क्या है, ओबेनिस्ट है। इस कंडीशन में आप कह सकते हो कि जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज CDF और त्रिभुज A डैश B डैश F जो है, यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज CDF समरूप होगा त्रिभुज B डैश A डैश F के। और अगर यह दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो आप कहने वाले हो क्या कि यहाँ पे अगर पूछो कि जो बड़ा वाला यह त्रिभुज CDA है तो इसकी संगत भुजा में लेता हूं क्या CD, तो आप कह सकते हो CD और बट्टे पे क्या होगा, तो बताओगे DC DF का हो या FD का, तो यहाँ पे कहोगे FD और इक्वल टू नहीं, यहाँ पे CD बट्टे पे क्या करोगे CD और बट्टे पे कहोगे A डैश B डैश या B डैश A डैश, तो B डैश A डैश और इक्वल टू क्या करोगे, तो आप कहने वाले हो DF या FD, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं DF और बट्टे पे क्या हो जाएगा, आप बताओगे FA डैश हो जाएगा, तो यहाँ बताओगे FA डैश हो जाएगा। और तुमको पता है क्या, पता है कि जो CD है, CD देखो जो CD है वो किसके पैरेलल है, तो आप कह सकते हो AB के पैरेलल है। तो जो CD की लंबाई होगी वो AB के लंबाई के बराबर होगा। तो यहाँ से कह सकते हो CD इक्वल टू AB। यहाँ पे जो CD होगा वो AB के क्या होगा, बराबर होगा। दूसरी बात क्या ध्यान देना है कि अगर यह मानते हैं हम लोग कि जो दर्पण है, इस दर्पण का द्वारक क्या है, बहुत छोटा है। अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो उस कंडीशन में मैं कह सकता हूं क्या कि जो बिंदु P है, जो आप कह सकते हो कि A डैश या कह सकते हो कि यहाँ पे जो A डैश D लिखे हो, इसकी जो दूरी हो गया यहाँ पे जो FA डैश है, देखो FA डैश तो यह वाली दूरी हो गया और यहाँ पे जो आप कह सकते हो DF है, यह किसके बराबर होगा, PF के बराबर होगा। इसका मतलब इस बात को लिख सकते हो DF जो होगा वह आप कह सकते हो PF के बराबर होगा,
ठीक है ना। और यह बात कब होगा, जब मैं अगर यह मानता हूं कि जो दर्पण है इस दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो उस कंडीशन में देखो क्या करोगे, जो CD है उसकी जगह लिखोगे AB, तो यहाँ पे AB और बट्टे पे A डैश या B डैश A डैश B डैश A डैश और इक्वल टू DF की जगह क्या लिखोगे PF, तो यहाँ पे PF हो जाएगा। और बट्टे पे क्या होगा F डैश A, F A डैश है तो इसको रन दो, F A डैश, इसको मान लो समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, तो समीकरण 1 और 2 में तुमको क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों समीकरणों का लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप कह सकते हो समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूं कि जो CA है और बट्टे पे CA डैश है वह किसके बराबर होगा, CA बट्टे पे CA डैश जो होगा वह किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे PF और प्लस FA डैश के बराबर होगा, ठीक ना। अब इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ पे बताओगे CA और बट्टे पे CA डैश इक्वल टू यहाँ पे क्या है PF बट्टे पे FA डैश होगा। अब अगर पूछो CA क्या है, तो पता है तुमको CA यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, तो CA को कैसे लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो CP और प्लस PA लिख सकते हो। तो आप बताओगे CA को लिखने के लिए अगर मैं पूछूं CA को क्या लिख सकते हो, तो आप बताओगे AP और प्लस क्या लिखोगे PC, तो यहाँ पे PC और बटे CA डैश को क्या लिखोगे CA डैश अगर पूछो आपसे यह प्रतिबिंब बना तो यह दूरी क्या होगी, अगर पूछूं कि CA डैश को क्या लिख सकते हो, तो CA डैश को लिख सकते हो PC और माइनस P से लेके C तक की दूरी में से क्या करो कि अगर तुमको लिखना है CA डैश कहाँ है, CA डैश यही दूरी है। तो इस दूरी को अगर तुम लिखना चाह रहे हो तो इस दूरी को कैसे लिख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी में से यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी घटा दो, तो आप बताओगे PC और माइनस में क्या होगा PA डैश और इक्वल टू अगर पूछो PF को क्या लिख सकते हो, PF जैसे वैसे रन दो, PF को PF रन दो और बटे FA डैश इसको अगर लिखना चाह रहे हो तो इसका मतलब कैसे लिखोगे, इसको P से लेके F तक की दूरी में से क्या करो P से लेके A डैश की दूरी घटा दो, तो इसका मतलब PF माइनस PA डैश, ठीक ना। अब देखो तुमको पता है कि यह वस्तु है और यह दर्पण का ध्रुव है, तो इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, U कहेंगे, तो यह दूरी U होगा। और अगर पूछो यह दूरी किस में होगा, प्लस में कि माइनस में, तो बताओगे माइनस में होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि जो यह फोकस है, तो दर्पण के ध्रुव और फोकस की दूरी बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, तो यह दूरी क्या होगी, फोकस दूरी होगा। और फोकस दूरी इसमें प्लस होगा क्योंकि दर्पण के ध्रुव की इस साइड की दूरी है। उसके बाद आपको पता है कि यह जो दर्पण का क्या है, वक्रता केंद्र है, तो अगर पूछो इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और यह दूरी क्या होगा, आप कहोगे R हो जाएगा। और यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, तो इसका मतलब यह जो दूरी होगा यह प्रतिबिंब दूरी होगा, इसको मैं क्या नाम दूंगा, तो आप बताओगे V का नाम दूंगा। तो यह दूरी किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा, ठीक ना। और इस साइड की सभी दूरियां जो होंगी वह किस में होंगी, प्लस में होंगे, तो ये भी प्लस में होगा और ये भी दूरी प्लस में होगी, ये भी दूरी प्लस होगी, बस यही दूरी क्या होगी, माइनस में। अब वैल्यू पुटअप कर लो। अगर पूछो AP क्या है, देखो AP या माइनस U के बराबर, तो यहाँ आप लिखोगे माइनस U और प्लस PC कितना है, PC देखो PC या PC जो है वह R के बराबर, तो यहाँ पे कैपिटल R बटे PC कितना है, PC भी यहाँ पे R है माइनस PA डैश जो है यह V के बराबर, तो यहाँ पे माइनस में V हो जाएगा और इक्वल टू PF, P से लेके F तक की दूरी किसके बराबर है, F के बराबर है। PF की जगह यहाँ पर रखोगे F माइनस PA डैश, यहाँ पे PA डैश इसको आप लोग नाम दोगे क्या, V। और आपको पता है कि R इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ पे
एफ इक्वल टू आर अपान में क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पे आर इक्वल टू कह सकते हो 2f। इस फार्मूले को भी आपको पता होना चाहिए। तो आप आर की जगह क्या रख सकते हो, देखो यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, तो आर की जगह 2f लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखोगे माइनस यू और प्लस 2f और बट्टे पे क्या हो जाएगा 2f माइनस वी और इक्वल टू f बटे f माइनस वी हो जाएगा। अब क्या करो, तिर्यक मल्टीप्लाई करो। जब तिर्यक मल्टीप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में इसको कैसे लिखोगे, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आएगा क्या 2f स्क्वायर और इसका इसमें करोगे तो माइनस में आएगा एफ वी। इसका इसमें करा दिए, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दो तो इक्वल टू कहने वाले हो, इसका इसमें करोगे तो कितना होगा माइनस एफ वी होगा, एफ यू होगा। इसका इसमें करोगे और फिर इसका इसमें करोगे तो क्या होगा प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। इसका इसमें और इसमें हो गया, अब इसका इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब प्लस में होगा यू वी हो जाएगा। और फिर इसका इसमें करोगे तो इसका मतलब क्या होगा माइनस में 2vf हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या है माइनस एफ वी है और यहाँ पे इसको इधर ला दो तो इसका मतलब प्लस में 2vf हो जाएगा। और इस कंडीशन में यहाँ पे देखो क्या बचेगा, इधर बचेगा, यहाँ पे uv लिख लो, पहले uv लिख लो और माइनस में क्या होगा एफ यू लिख लो, एफ यू लिख लो, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी वी एफ हो जाएगी और इक्वल टू यहाँ पे यू वी और माइनस में यू एफ हो जाएगा। अब यू वी एफ से भाग कर दो, तो भाग करोगे इसका मतलब यहाँ पे यू वी एफ से भाग करोगे, इसमें भी क्या करोगे यू वी एफ से भाग करोगे, यहाँ पे भी यू वी एफ से भाग करोगे, तो यहाँ पे यू वी एफ से वी एफ खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब 1/u बचेगा और इक्वल टू यहाँ पे यू वी से यू वी खत्म होगा, इसका मतलब 1/f बचेगा और माइनस यहाँ पे एफ यू से आप कह सकते हो एफ यू खत्म होगा, तो इसका मतलब माइनस में 1/v बचेगा। इस माइनस 1/v को इधर पक्षांतर कर दो तो यहाँ पे कह सकते हो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब देखो यही फार्मूला मैंने कल भी आपको बताया था कि अवतल दर्पण के लिए, और यही फार्मूला आप आज निकालो तो किसके लिए निकालो उत्तल दर्पण के लिए, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से किसी अवतल दर्पण के लिए जो दर्पण सूत्र होता है इसके फार्मूले को आपको इस प्रकार से इसका डेरिवेशन करना है, ठीक ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो उस कंडीशन में आपको वीडियो को क्या करना है लाइक करना है और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के पास क्या करना है शेयर करना है, ग्रुप में डालना है, स्टेटस लगाना है, जिससे यह वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास क्या हो पाए पहुंच पाए, ठीक ना। और जो यह चैनल, इस चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है।